हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल नीतीश स्टडी में। तो दोस्तों, आज की इस वाली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे जीके जीएस का 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न, जो सभी प्रश्न सिलेक्टेड है और किसी ना किसी एग्जाम में पूछा गया है। तो इसीलिए आपको वीडियो को शुरू से लेकर पूरा अंत तक देखना है, ठीक है। और वीडियो के अंत में आपसे एक सवाल भी पूछा गया है, जिसका उत्तर आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए आज की इस वाली वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का पहला सवाल है कि निम्नलिखित में से किसको दीनबंधु कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसको दीनबंधु कहा जाता है। तो आपको याद रखना है कि CF एंड्रज को, ठीक है। CF एंड्रज को दोस्तों दीनबंधु कहा जाता है। तो पहला सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आता है कि कायदे आज़ाद किसे कहा जाता है। कायदे आज़ाद किसे कहा जाता है। तो आपको याद रखना है कि मोहम्मद अली जिन्ना को, ठीक है। मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आज़ाद कहा जाता है। तो दूसरा सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। दोस्तों, अगर आपको किसी भी प्रश्न का उत्तर पहले से आता होगा तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, ठीक है। तो अगला सवाल है कि भारत में किस राज्य की समुद्री तट रेखा सबसे लंबी है। भारत में किस राज्य की समुद्री तट रेखा सबसे लंबी है। तो आपको याद रखना है दोस्तों कि गुजरात की, ठीक है। गुजरात की दोस्तों समुद्री तट रेखा सबसे लंबी है। तो तीसरा सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आता है कि भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है। तो इसका उत्तर आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताना है। तो जल्दी से बताइए कि भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आता है कि कौन देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है। कौन सा देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। तो आपको याद करना है दोस्तों कि अमेरिका, ठीक है। अमेरिका दोस्तों कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। तो पांचवा सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आता है कि इनमें किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। जापान का मैनचेस्टर किससे कहा जाता है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि ओसाका को, ठीक है। ओसाका को जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। तो छठवां सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करेगा। अगर हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तो वीडियो सबसे पहले आप ही के पास पहुंचेगा, ठीक है। तो अगला सवाल है कि भारत भारतीयों के लिए नारा किस संस्था ने दिया था। भारत भारतीयों के लिए नारा किस संस्था ने दिया था। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि आर्य समाज ने, ठीक है। आर्य समाज ने दोस्तों भारत भारतीयों के लिए नारा दिया था। तो सातवां सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि कुंडापुर एवं करवार कच्छ वनस्पति स्थान कहाँ स्थित है। कुंडापुर एवं करवार कच्छ वनस्पति स्थान कहाँ स्थित है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि कर्नाटक राज्य में, ठीक है। कर्नाटक में दोस्तों कुंडापुर एवं करवार कच्छ वनस्पति स्थित है। तो आठवां सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों, अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल आता है कि भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र कौन सा है। भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र कौन सा है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि तारापुर परमाणु संयंत्र, ठीक है। तारापुर परमाणु संयंत्र दोस्तों भारत में स्थापित पहला परमाणु संयंत्र है। तो नौवां सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आता है कि वह कौन सा जानवर केवल भारत में ही पाया जाता है। वह कौन सा जानवर है जो भारत में ही केवल पाया जाता है। तो आपको याद रखना है कि घड़ियाल, ठीक है। घड़ियाल दोस्तों सिर्फ भारत में पाया जाता है। तो 10वां सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा कृपया करके। तो अगला सवाल है कि चौरी चौरा नाम प्रसिद्ध स्थल कहाँ है। चौरी चौरा नाम प्रसिद्ध स्थल कहाँ है। तो आपको याद रखना है कि गोरखपुर में, ठीक है। गोरखपुर में दोस्तों चौरी चौरा नाम प्रसिद्ध स्थल स्थित है। तो 11वां सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आता है कि पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। तो आपको याद रखना है कि गुरुमुखी में, ठीक है। गुरुमुखी में दोस्तों पंजाबी भाषा लिखी जाती है। तो 12वां सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आता है कि किस लिपि को सभी लिपियों का जन्मदाता कहा जाता है। किस लिपि को सभी लिपियों का जन्मदाता कहा जाता है। तो आपको याद रखना है
कि ब्राह्मी लिपि को। ठीक है, ब्राह्मी लिपि को दोस्तों सभी लिपियों का जन्मदाता कहा जाता है। तो 13वां सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल आता है कि किस काल की लिपि को चित्रकार लिपि कहा जाता है। किस काल की लिपि को चित्रकार लिपि कहा जाता है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि सिंधु काल। ठीक है, सिंधु काल की लिपि को दोस्तों चित्रकार लिपि कहा जाता है। तो 14वां सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल आता है कि जैन सूत्र में कितने लिपियों का उल्लेख है। जैन सूत्र में कितने लिपियों का उल्लेख है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि 18 लिपियों का। ठीक है, जैन सूत्र में कुल 18 लिपियों का उल्लेख है। तो 15वां सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आता है कि बौद्ध ग्रंथ ललित विस्तार में कितनी लिपियों का उल्लेख है। बौद्ध ग्रंथ ललित विस्तार में कितनी लिपियों का उल्लेख है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि 89। ठीक है, 89। तो 16वां सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। दोस्तों सभी प्रश्न सिलेक्टेड है, इसीलिए आपको वीडियो को पूरा ध्यान से देखना है और अंत तक देखना है। ठीक है, तो अगला सवाल है अशोक के शिलालेखों की क्या लिपि है। अशोक के शिलालेखों की क्या लिपि है। तो आपको याद रखना है कि ब्राह्मी लिपि। ठीक है, ब्राह्मी लिपि दोस्तों अशोक के शिलालेखों की लिपि है। तो 17वां सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आता है कि भारत की तीसरी सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है। भारत की तीसरी सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि तेलुगु। ठीक है, तेलुगु दोस्तों भारत में सबसे तीसरी बोली जाने वाली भाषा है। तो 18वां सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आता है कि चोल शासकों की भाषा क्या थी। चोल शासकों की भाषा क्या थी। तो आपको याद करना है कि तमिल। ठीक है, चोल शासकों की भाषा तमिल थी। तो 19वां सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आता है कि हिंदी भाषा भारतीयों का कितना प्रतिशत लगभग है। हिंदी भाषा भारतीयों का प्रतिशत लगभग कितना है। तो आपको याद करना है कि 40%। ठीक है, तो 20वां सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों आज का लास्ट प्रश्न देखते हैं, जिसका उत्तर आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताना है और ये भी बताना है कि इन प्रश्नों में से आपका कितना उत्तर सही हुआ। ठीक है, तो आज का लास्ट प्रश्न है कि गोवा की स्वीकृत भाषा राजभाषा क्या है। गोवा की स्वीकृत राजभाषा क्या है। तो दोस्तों इसका उत्तर को वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताना है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो को भी शेयर करिएगा, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तो धन्यवाद, जय हिंद।